अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, मज़कूरा बाला असबाब के अलावा और भी हालात ऐसे थे जो मुल्क में सख्त बेचैनी और इज़्तिराब पैदा कर रहे थे। सनत, ज़राअत और तिजारत की बर्बादी का एक मुख्तसर सा खाका हम पिछली साथ में बयान कर चुके हैं। इतनी तबाही के बावजूद नए नए टैक्स लगाए गए ताकि गरीब आवाम को बिल्कुल निचोड़ा जा सके। उन टैक्सों ने मुल्क के बाज़ हिस्सों में काफ़ी हैजान पैदा कर दिया था। इसके अलावा मुल्क पर अंग्रेज़ी हुकूमत मुसल्लत होते ही कैद, वबाएँ और खून रेजियाँ तस्बीह के दानों की तरह टूट कर गिरीं और मुल्क की हालत बद से बदतर होती चली गई। दस्तकार और किसान तबाहाल तो हुए ही थे, पंचायती निज़ाम को भी ख़त्म कर दिया गया तो गरीब किसानों को ज़रा ज़रा से झगड़ों के लिए अदालत में बरसों टकरें खाना पड़ती। सामान कुर को नीलाम हो जाता, दिवाला निकल जाता, मगर नतीजा फिर वही ढाक के तीन पात। जिसने रिश्वत दी थैलियों का मुंह खोला और रुपया लुटाया, उसी ने इंसाफ खरीद लिया। तमाम मुल्क में रिश्वत सत्तानी का दौर कायम हो गया जो इन तहजीब के दावेदारों की यादगार के तौर पर आज तक मौजूद है। अदालती कागजात पर टिकट लगाने का जो अनोखा दस्तूर निकला, उसके बारे में सर सैयद की राय सुनिए। सब वकला इस महसूल को नापसंद कर गए हैं। उनका कौल है कि दस्तावेज़ात पर महसूल लगाना जितना काबिल इल्ज़ाम है और बेवजह महज है, इससे ज़्यादा बुरा वो महसूल है जो कागजात पर इंसाफ करने के लिए लिया जाता है। बड़े बड़े अमीरों और जागीरदारों ने अपनी जायदादें खैराती कामों के लिए, मस्जिदों, मंदिरों, मोहताजों और गरीबों के लिए वक्फ की थी, मगर उनकी आमदनी नहायत बेदर्दी और ढिठाई से उन खैराती कामों के बजाय अंग्रेज़ी गिरजों और ईसाई मिशनरियों पर खर्च की गई। चुनाचे W. हंटर ने भी अपनी किताब हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान में एक ऐसा वाक़या लिखा है। 1855 ईस्वी में हैदराबाद में मुहर्रम के जुलूस और रसूमात पर पाबंदी लगा दी गई, जिसकी वजह से आमतौर पर सख्त नाराज़ी फैली। कर्नल मैकेंजी पर कातलाना हमला हुआ। फौजियों ने अलल ऐलान कहा कि वो हुकूमत के लिए जान दे सकते हैं, मगर अपना मज़हब उनको जान से ज़्यादा अजीज़ है। मुहर्रम का जुलूस अगरचे शिया मज़हब के लोग निकालते थे, मगर अक्सर जगहों पर उसमें सुन्नी और हिंदू भी अकीदत और एहतराम से शिरकत करते थे। दोस्तों, बगावत के असबाब में उन पेशन गोइयों को भी बड़ा दखल है जो उस ज़माने में मशहूर थीं और जिन पर ज़्यादातर लोग यकीन रखते थे। मसलन जंग प्लासी में सिराजुद्दौला की शिकस्त को गयूर अवाम ने कौमी शिकस्त करार दिया और उसका बदला लिया जाना ज़रूरी समझा। उस जंग से उनके एहसासात यहाँ तक वाबस्ता थे कि हर साल प्लासी के मैदान में जमा होकर शहीदों को खराज अकीदत अदा करते थे और ये बात सीना बसीना चली आती थी। एक पेशन गोई के 100 साल बाद अंग्रेज़ी राज ख़त्म हो जाएगा कुछ नजूमी और मुक़्तदिर लोगों के नाम से भी मंसूब कर दी गई थी और जंग प्लासी को 1857 ईस्वी में 100 साल पूरे होने थे। चुनाचे 1857 ईस्वी शुरू होते ही प्लासी की 100 साल यादगार मनाने के लिए अवाम में जमगोइयाँ मौजूद थीं और मेलों और नुमाइशों में लोग इस बात पर बातचीत करते थे। ऐसी ही एक नुमाइश में जो सिरामपुर में हुई थी, जंग प्लासी की 100 साल यादगार की इब्तिदा हुई, जिसमें 80,000 यात्री थे। अंग्रेज़ हुकूमत के ख़ात्मे की पेशन गोइयाँ नई न थीं, बल्कि जंग प्लासी के बाद ही से अवाम के दिमागों में उतर चुकी थीं। मुसलमानों में एक बुज़ुर्ग शाह नेमतुल्लाह वली का एक फर्जी कसीदा मकबूल था। इसके अलावा चंद नजूमियों ने पेशन गोई की थी कि उनके हिसाब से सितारे बागियों की हिमायत में हैं। उन पेशन गोइयों ने अहले हिंद को पुख्ता यकीन दिलाया था कि अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़ात्मे का वक्त आ पहुँचा है। बाज़ मौरख़ों ने ओहद के अलाक़ को बगावत का सबसे बड़ा सबब करार दिया है। ये आग तो बहुत पहले ही से सुलग रही थी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ओहद के अलाक़ ने उन चिंगारियों को शोला बनाने में मदद दी। ओहद के गासिबाना अलाक़ पर आगे रोशनी डाली जाएगी। यहाँ हम सिर्फ उन हालात का जायज़ा लेंगे जो अलाक़ ने पैदा कर दिए थे। ओहद पर अंग्रेज़ी तसल्लुत से हज़ारा बाशिंदगान ओहद जो दरबार और उसके लवाज़मात से वाबस्ता थे, अपनी ज़िंदगियों का सहारा खो बैठे। इसके अलावा हज़ारों वो लोग जो उमरा और दरबारियों की ज़रूरत बहम पहुँचाते थे, बेकार हो गए और उनको सख्त मुसीबतों का सामना करना पड़ा। L.E. रीज़ बयान करता है कि हज़ारों शुरफा, उमरा और हुक्काम जो शाही ज़माने में बड़े ओहदों पर मामूर थे और ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारते थे, अब मुफलिसी और मोहताजी के
दिन बसर कर रहे हैं और उनके मातहत मसाइब और मुलाजमीन बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं। देसी सौदागर, दुकानदार और मुआजन जो वाजिद अली शाह के ज़माने में शाही साजो सामान की सप्लाई से फ़ायदा उठाते थे, आज अपनी चीज़ों का कोई ख़रीदार नहीं पाते और आम लोग उमूमन और गरीब अवाम खुसूसन बेहद गैर मुतमिन हैं, क्योंकि उन पर कई तरह के टैक्सों की भरमार है। इस तरह शाह-ए-औद की माजूली पर फ़ौज को भी बर्खास्त कर दिया गया, जो तकरीबन 70,000 आदमी थे। इसकी वजह से बेचैनी और बदहाली में और इजाफा हुआ, क्योंकि बकौल इंस एक सिपाही को बर्खास्त करना एक डाकू पैदा करने के मुतरादिफ था। औद का कोई ख़ानदान ऐसा न था जिसका कोई न कोई मर्द फ़ौजी खिदमात अंजाम न दे रहा हो। इस तरह फ़ौज की बरतरफी से तमाम औद का इलाका उन बर्खास्त शुदा सिपाहियों से भर गया, जिनकी नई औद की पुलिस और फ़ौज में कोई जगह न थी। बहुत से घर बेरोज़गारी का शिकार हो गए। क्यू ब्राउन कहता है, यहाँ तक के सिपाहियों के घर और पेंशन याफ्तों के बागात भी टैक्सों से ना बचे। जायदादें इस कसरत से ज़ब्त और नीलाम की गई थीं कि 1857 ईस्वी से पहले के 4-5 वर्षों में 35,000 से 21,000 कुर को नीलाम की जा चुकी थीं। ये तमाम कुर की नीलामी वगैरह इनाम कमीशन के ज़रिए हो रहा था, जो उसी मकसद से बनाया गया था और जिसकी कार्रवाइयों को कई अंग्रेज़ मुसन्निफ़ों मसलन थॉर्न हिल और जी.बी. स्टिन वगैरह ने नाजायज़ और ज़ालिमाना करार दिया है। उन तमाम हालात की वजह से 14,000 मुकदमात पटिशन ज़ाहिर हुए, जो कि सूबे के 75,000 सिपाहियों ने नए निज़ाम मालगुजारी की सख्त गिरी के ख़िलाफ़ दायर किए थे। दोस्तों, बरतरफ शुदा सिपाहियों में 25,000 ब्राह्मण भी थे, जिनको खैराती जायदादों की कुर्की से भी ज़बरदस्त धचका लगा था। मशहूर अंग्रेज़ मौरिक मेलिसन ने भी ये तमाम हालात बयान किए हैं और उन्हीं हालात के पेश नज़र योग ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि किसी देसी रियासत का इल्हाक उसके बाशिंदों को ज़वाल पजीर और कलाश करके अपना दुश्मन बनाना है। थॉमस मंजू ने उस पॉलिसी पर तबसरा करते हुए कहा कि उस पॉलिसी ने तमाम लोगों को उखाड़ पिछाड़ कर रख दिया है। दोस्तों, उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।